मैं अपनी पार्टी की ओर से समर्थन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद माननीय उपेंद्र जी। माननीय सदस्यगण, अब मोशन ऑफ थैंक्स ऑन प्रेसिडेंट एड्रेस विल कंटिन्यू टुमारो। नाउ वी मे टेक अप स्पेशल मेंशन परमिटेड बाय ऑनरेबल चेयरमैन डॉक्टर भीम सिंह जी। A special mention subject, माननीय सभापति महोदय, subject demand for high level investigation and a special audit into the alleged discrimination reservation policy affecting SC, ST and OBC employees at Jamia Millia Islamia University. जामिया मिलिया इस्लामिया की नींव राष्ट्रवादी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद और जाकिर हुसैन ने राष्ट्रीय शिक्षा, सामाजिक समरसता और देश निर्माण के उद्देश्य से रखी थी। अत्यंत खेद का विषय है कि केंद्रीय विश्वविद्यालय होने के बावजूद वहाँ की छात्र संरचना और नियुक्तियों से बहुलतावादी छवि पूरी तरह गायब है। सबसे भयावह स्थिति हमारे वंचित वर्गों की है। विश्वविद्यालय में कार्यरत SC, ST, OBC वर्ग के कर्मचारियों को न केवल वैधानिक सेवा लाभों और आरक्षण से वंचित रखा जा रहा है, बल्कि उनके साथ परिसर में मारपीट और दुर्व्यवहार की घटनाएं भी हो रही हैं। प्रशासन को इन शिकायतों पर कार्रवाई करनी चाहिए। अतः मेरी मांग है कि समावेशी विजन को बचाने के लिए वहाँ की आरक्षण नीति और विशेषकर SC, ST, OBC कर्मचारियों के साथ हो रहे भेदभाव की उच्च स्तरीय स्वतंत्र जांच और विशेष ऑडिट तत्काल कराया जाए, ताकि हर भारतीय को समान अधिकार और सुरक्षा मिल सके। डॉक्टर अशोक कुमार मित्तल। धन्यवाद मैम। कंसर्न ओवर ग्रोइंग ट्रेड डेफिसिट विद चाइना एंड प्रिवेंशन ऑफ डेंजरस चाइनीज प्रोडक्ट्स। मैं सरकार का ध्यान चीन के साथ बढ़ते ट्रेड डेफिसिट और देश में इंपोर्ट हो रहे लो क्वालिटी वाले चीनी उत्पादों की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। हम एक तरफ आत्मनिर्भर भारत और स्वदेशी का संकल्प लेते हैं, वहीं दूसरी तरफ चीन के साथ हमारा ट्रेड डेफिसिट 116 बिलियन डॉलर यानी कि 10 लाख करोड़ के ऊपर ऐतिहासिक स्तर पर पहुंच गया है। पिछले 15 वर्षों में हमारी आयात निर्भरता 21% से बढ़कर 30% हो गई है चाइना पर, जो हमारे घरेलू MSME सेक्टर के लिए अस्तित्व का संकट भी है। हम आज भी उन नॉन एसेंशियल आइटम्स का आयात कर रहे हैं जिनका निर्माण भारत में होता है या भारत में होना संभव है। यह निर्भरता हमारी आर्थिक संप्रभुता के लिए खतरा है। यह आयात केवल आर्थिक नुकसान नहीं बल्कि जान हानि का नुकसान भी कर रहा है, जिसका परिणाम हाल में ही प्रतिबंधित चाइनीज मांजा यानी कि डोर, पतंगों की डोर से हुई मौतें हैं। प्रतिबंध के बावजूद चाइनीज लो क्वालिटी प्रोडक्ट्स हमारे बाजारों में पहुंच रही हैं। मेरी सरकार से मांग है कि केवल BIS मार्क उत्पादों को ही भारतीय बाजारों में प्रवेश की अनुमति मिले, ताकि भारत निम्न गुणवत्ता वाले चीनी माल का डंपिंग ग्राउंड ना बने। प्रतिबंधित चीनी उत्पादों की बिक्री के लिए केवल दुकानदार ही नहीं जिम्मेदार, बल्कि कस्टम अधिकारियों, आयातकों, ट्रांसपोर्टर सहित पूरी सप्लाई चेन को जिम्मेदार माना जाए और उन पर गैर जमानती धाराओं के तहत कार्रवाई हो। जिस प्रकार सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए चीनी ऐप्स को बैन कर दिया, वैसे ही हमारी आर्थिक सुरक्षा और नागरिकों की जान के खतरा बने चीनी उत्पादों का आयात भी पूरी तरह से बैन किया जाए और सरकार तत्काल आयात सूची की समीक्षा करे और उन सभी वस्तुओं को प्रतिबंधित करे जो हमारी सुरक्षा के लिए खतरा है। धन्यवाद। श्रीमान IS इनबादुराय, नॉट प्रेजेंट। श्रीमती धर्मशिला गुप्ता। धन्यवाद उपसभापति महोदय।
My subject is concern over mass killing of dogs in Telangana. उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक अत्यंत गंभीर, संवेदनशील और मानवता को झकझोर देने वाली विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराना चाहती हूँ। हाल के दिनों में तेलंगाना राज्य में हजारों की संख्या में कुत्तों की निर्मम हत्या के मामले सामने आए हैं। यह केवल पशु क्रूरता का मामला नहीं है, बल्कि यह हमारे समाज के नैतिक मूल्यों, संवैधानिक जिम्मेदारियों और मानवता पर एक गहरा प्रश्न चिन्ह है। भारत का संविधान हमें करुणा और सह अस्तित्व की भावना सिखाता है। पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 तथा सुप्रीम कोर्ट के स्पष्ट दिशा निर्देशों के बावजूद इस प्रकार की घटनाएं अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। आवारा कुत्तों की समस्या का समाधान हत्या नहीं, बल्कि वैज्ञानिक, मानवीय और दीर्घकालिक उपाय जैसे नसबंदी, टीकाकरण और जन जागरूकता है। मैं विशेष रूप से यह कहना चाहती हूं कि जिस समाज में निरीह और मूक प्राणियों पर इतनी निष्ठुरता दिखाई दे, वहां संवेदनशीलता के क्षरण का खतरा होता है। यदि आज इस पर कठोर कार्रवाई नहीं हुई तो कल इसका दुष्प्रभाव अन्य राज्यों में भी देखने को मिल सकता है, जिससे कानून व्यवस्था और सामाजिक संतुलन दोनों प्रभावित होंगे। अतः मैं केंद्र सरकार से आग्रह करना चाहती हूं कि तेलंगाना में हुई इन घटनाओं की उच्च स्तरीय जांच कराई जाए, दोषियों के विरुद्ध कठोर कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए, सभी राज्यों के लिए एक समान राष्ट्रीय दिशा निर्देश जारी किए जाएं, ताकि पशु कल्याण के नाम पर कहीं भी अमानवीय कृत्य न हो। धन्यवाद। डॉक्टर शश्मित पत्र। Honorable Vice Chairperson, ma'am, the topic of my special mention is concern over the rising incidences of crimes and the erosion of public safety in society. I draw attention of the government to a deeply troubling national trend, which is the steady rise in violent crimes, gender-based offenses, and targeted attacks on vulnerable communities, leading to a serious erosion of public safety and constitutional assurance. While policing is primarily a state subject, the nature, scale, and persistence of such crimes and their direct bearing on fundamental rights, internal security, and the implementation of central laws and schemes make this an issue that warrants the attention of the central government. Over the past 2 years, multiple cases of heinous crimes against women and girl children, including sexual violence, have shaken public conscience and exposed serious gaps in prevention, child protection, and timely justice. There have also been repeated reports of violence, intimidation, and social coercion against scheduled tribes, scheduled castes, and minorities, raising concerns about the effective enforcement of constitutional safeguards and special protection laws. Instances of gang violence, murders, and communal tensions point not merely to isolated failures, but to systemic weaknesses in early intervention, investigation, and accountability. Such conditions undermine public confidence in institutions and weaken social harmony, which is essential for development and national integration. I therefore urge the Union Government to strengthen the implementation of laws relating to crimes against women and children, including fast-track courts and victim support,
and B, ensure effective enforcement of protections for scheduled tribes, scheduled castes and minorities. I thank you, ma'am. Shriman Kesri Dev Singh Jhala. Thank you, Deputy Chairman, ma'am. Ma'am, my subject today is a demand for the establishment of a branch of the Central Board of Film Certification, the CBFC, in Gujarat. Ma'am, I bring the attention of the government to the remarkable rise and the contributions of the Gujarati film industry to the Indian cinema. Historically, the Gujarati entrepreneurs, producers, directors, actors have all played an essential role in shaping the cinematic landscape of our country. Thanks to the progressive policies of the Gujarat government, the ongoing technological advancements, the Gujarati film sector has witnessed a rapid growth. From releasing 15 to 20 films annually, the industry now produces over 75 films each year, with annual investments surpassing 150 crores. Furthermore, around 125 to about 150 censor certificates are issued annually for a diverse range of content, including feature films, advertisements, short films, documentaries, and web content. However, ma'am, at present, the Gujarati producers and the preview committee members are compelled to travel to Mumbai and other locations for their CBFC screenings. This results in a significant logistical and financial strain. The establishment of a CBFC branch in Gujarat, ideally in Ahmedabad or Gandhinagar, would greatly benefit all stakeholders by ensuring timely processing, reducing of travel costs, and also the easing of the burden on the Mumbai office. Moreover, such a branch could extend its services to contents in Kutchi, Sindhi, and potentially Rajasthani Marwadi languages, thereby enhancing cultural representation from the western region. Under the visionary leadership of the Honorable Prime Minister, Gujarat has set benchmarks in several sectors, and it is now poised to lead the cinematic industry infrastructure as well. I therefore, through you, ma'am, urge the government to kindly expedite the process of establishing a branch of the Central Board of Film Certification in either Ahmedabad or Gandhinagar at the earliest. Thank you. Shriman Sanjay Singh, not present. Shriman Tiruchi Siva. Madam Vice Chairperson, my subject on the special subject on demand for implementation of a national road safety mission. Road safety is a multifaceted challenge spanning policing, public health, social behavior, and urban planning and mobility. Adequate attention is required to be paid to these sectors. The Supreme Court has flagged that electronic enforcement standards need to be implemented, but little action has been taken in this regard. Ambulance availability and emergency preparedness vary widely, especially in rural areas. The lack of timely trauma care often leads to preventable deaths. Separate initiatives focusing on road safety currently exist, undertaken by central and local authorities. However, such patchwork legislation and fragmented strategy have yielded weak results. The number of road accidents and the severity have been steadily increasing in 2024 alone. 1.77 lakh people have died in road accidents, which averages to about 485 persons per day. More than 4.6 lakh people have been injured in 2023. Overspeeding is responsible for 7 in 10 of these deaths. India's road accident fatality rate stands at 11.89 per 1 lakh people. This poses a great economic burden of roughly 3% of the country's GDP annually. Against this backdrop, human-centric interventions which prioritize pedestrian safety and public transportation and strengthen trauma care facilities are essential. Coordinated efforts across agencies alongside strict enforcement of traffic laws could save many lives.
I urge the Union Government to establish and implement a national road safety mission. Thank you, ma'am. Shriman Satpal Sharma. धन्यवाद उपसभापति जी। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहता हूं आपका कि आपने मुझे एक महत्वपूर्ण मुद्दे के लिए स्पेशल मेंशन के माध्यम से बोलने का मौका दिया है। डिमांड टू आइडेंटिफाई एंड एक्सपेल रोहिंग्याज एंड इलीगल माइग्रेंट्स फ्रॉम बांग्लादेश फ्रॉम आवर कंट्री। मैं जम्मू कश्मीर में एवं देश के अन्य राज्यों में अवैध रूप से रहने वाले रोहिंग्या और बांग्लादेशियों के गंभीर मुद्दे को उठाने के लिए खड़ा हुआ हूं। खास तौर पर महत्वपूर्ण सैन्य ठिकानों के पास रहने वालों के बारे में। उन्होंने सरकारी ज़मीनों पर कब्जा किया है और जगहों के नाम जो हैं वो बदल दिए हैं। जैसे जम्मू में के संदर्भ में जब मैं बात करूंगा तो एक बर्मा कॉलोनी, बर्मा बस्ती, जिससे उनके इरादे और स्थानीय आबादी पर उनके असर को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं। सरकार ने अवैध रूप से रह रहे रोहिंग्या और बांग्लादेशियों की पहचान करने और उन्हें देश से निकालने के प्रयास शुरू किए हैं। चिंताओं को दूर करने के लिए तेजी से कार्रवाई करने की आवश्यकता है। मैं केंद्र सरकार से आग्रह करना चाहता हूं, अवैध रोहिंग्या और बांग्लादेशियों की पहचान करने, उन्हें गिरफ्तार करने और देश से निकालने की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए जरूरी सहायता और संसाधन जो है उपलब्ध करवाएं, क्योंकि वे जम्मू कश्मीर व देश के अन्य राज्यों की सुरक्षा और आबादी के संतुलन के लिए एक गंभीर खतरा है। स्थिति पर ध्यान से विचार करने और संभावित सुरक्षा प्रभावों से निपटने के लिए तुरंत कार्रवाई की जरूरत है। उपसभापति जी, मैं केंद्र सरकार से आपके माध्यम से अनुरोध करता हूं कि इस मुद्दे को हल करने के लिए जरूरी कदम उठाएं, ये सुनिश्चित करते हुए कि सभी कार्रवाई स्थापित कानूनों और प्रक्रियाओं के अनुसार हो। रोहिंग्या और अवैध बांग्लादेशी मुद्दे को हल करने के लिए एक व्यापक दृष्टिकोण की जरूरत है, जिसमें जम्मू कश्मीर एवं देश के अन्य राज्यों के निवासियों की सुरक्षा और भलाई को जो है वो प्राथमिकता दी जाए। बहुत बहुत शुक्रिया उपसभापति। श्रीमती JB मैथर हिशम, नॉट प्रेजेंट। श्रीमान संजय सिंह। धन्यवाद मैडम। आज स्पेशल मेंशन के माध्यम से मैं एक महत्वपूर्ण विषय सदन और देश के सामने लाना चाहता हूं। चालक हमारे राष्ट्रीय परिवहन तंत्र की रीढ़ है, जो प्रतिदिन अपनी सेवाओं के माध्यम से राष्ट्र की अर्थव्यवस्था में अमूल्य योगदान प्रदान कर रहे हैं। किंतु आज यह समुदाय आर्थिक संकट, पुलिस एवं परिवहन अधिकारियों द्वारा किए जा रहे शोषण तथा मानसिक एवं शारीरिक उत्पीड़न जैसी अनेक चुनौतियों का सामना कर रहा है। पिछले कुछ वर्षों में इन चालकों ने बार बार शांतिपूर्ण प्रदर्शनों एवं ज्ञापनों के माध्यम से अपनी समस्याओं को उजागर करने का प्रयास किया है, किंतु अब तक उनका कोई अस्थायी एवं समुचित समाधान। मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि एक राष्ट्रीय चालक आयोग का गठन किया जाए तथा सभी राज्यों में चालक कल्याण बोर्डों की स्थापना सुनिश्चित की जाए। यह आयोग न केवल व्यावसायिक वाहनों के चालकों की शिकायतों की निष्पक्ष सुनवाई करेगा और उनके अधिकारों की रक्षा करेगा, बल्कि केंद्र एवं राज्य सरकारों के मध्य समुचित समन्वय स्थापित कर उनके कल्याण हेतु एक व्यापक एवं ठोस कार्य योजना भी तैयार करेगा। इसके अतिरिक्त मेरा अनुरोध है कि चालकों को बीमा, चिकित्सा सहायता तथा दुर्घटना मुआवजा जैसी कल्याणकारी योजनाओं के अंतर्गत संगठित रूप से जोड़ा जाए। शोषण से संबंधित शिकायतों की जांच हेतु एक स्वतंत्र तंत्र स्थापित किया जाए तथा हेल्पलाइन एवं एक राष्ट्रीय पोर्टल बनाकर इस वर्ग को समयबद्ध सहायता सुनिश्चित कराई जाए। विशेष रूप से व्यावसायिक वाहनों के महिला चालकों एवं ऑटो चालकों की विशिष्ट परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए
एक समावेशी नीति का निर्माण किया जाए। धन्यवाद माननीय। The House stands adjourned to meet at 11 a.m. on Wednesday, the 4th February 2026.